अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में नाकामी के बाद अपोजिशन का आइंदा लाएअमल क्या होगा? क्या रद्द-ए-अमल में बयानात देकर खामोश बैठ जाएंगे या मजीद जारहाना हिकमत अमली अपनाएंगे? अभी तक ये दावा किया जा रहा है कि हम मजीद जारहाना अंदाज में कम बैक करेंगे। अपोजिशन शर्मिंदा है और होना भी चाहिए। जिस चीज़ का दावा किया गया था वो दावा पूरा नहीं कर पाए, डबल अक्सरियत होने के बावजूद नहीं कर पाए। और अभी ये इतलात आ रही हैं कि जहां अपनी अपनी जमातों में इस मामले की तहकीकात का ऐलान किया गया है अपोजिशन की तरफ से, नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से, कि किसने पार्टी लाइन से हटकर वोट दिया, वहीं इस बात पर भी गौर हुआ और इस बात पर कुछ लोगों ने जोर दिया कि अब हमें मुंतखब ऐवानों का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से जो इस इजलास में नुमाइंदगी थी अपोजिशन के इजलास में, उसमें बाकायदा तौर पर कहा गया कि हम तो पहले से कहते थे कि आप इन असेंबलियों का हिस्सा ना बने। अब आप देख लें, वाज़ेह हो गया कि क्या हुआ है। क्या कोई ऐसा कदम अपोजिशन को फ़ायदा पहुँचाएगा या नुकसान पहुँचाएगा? सीनियर तजियाकार और साथी मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया। शामी साहब, हर किस्म की इतलात आ रही हैं। अपोजिशन अच्छा करेगी अगर पार्लियामेंट से रिज़ाइन करेगी, इसका उन्हें कोई फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अब तक जो कुछ उन्होंने किया है उसका हुकूमत पर कोई दबाव पड़ा नहीं है। देखिए, एक गुस्सा है और झंझलाहट है, और जो लोग ये कह रहे थे कि हमें सड़कों पे निकलना चाहिए, सड़कों की सियासत करनी चाहिए और असेंबलियों को मुस्तरद कर देना चाहिए, उनके हाथ इससे मजबूत हुए हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन असेंबलियों को छोड़ने की ऑप्शन भी कोई नहीं है। अगर आप इस्तीफ़ा दे दें और फिर क्या होगा? फिर आप नए इंतखाबात होंगे, और नए इंतखाबात अगर उन्हीं इंतजामात के तहत होते हैं जो पहले हुए थे, तो फिर कौन सी तब्दीली वाक़ई हो जाएगी? और इस वक्त तो अपोजिशन जो है वो भी शदीद दबाव में है। रोज़ाना मुकदमात कायम हो रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसके अंदर ख़ुद भी कई सवालात जो हैं वो खड़े हुए हैं। तो इसलिए इस वक्त मैं नहीं समझता कि अपोजिशन के पास ये कोई महफूज रास्ता होगा अगर वो असम्बलियों को छोड़ते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान का गम गुस्सा अपनी जगह है, और उनकी अपनी पार्टी में भी कुछ दरारों की निशानदेही की जा रही है, और इसी तरह दूसरी जमातों में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन ये अब यानी किसी नतीजे पर पहुंचना कि किसने क्या किया है, ये बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान की जो तजवीज़ है उसको मानने के बाद भी एक बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, बड़ा उलझाव होगा। वो जो हफीज़ ने कहा है ना कि नाकामी है इश्क या कामयाबी, दोनों का हासिल खाना खराबी। यानी आप समझते हैं कि ये जो गुस्सा है इस वक्त अपोजिशन का, उसमें फैसले ना करें। नाकामी हुई है, बहुत बड़ी नाकामी हुई है सेनेट में, तो एक कदम पीछे लेकर सोच समझकर फैसला करें। सिर्फ हुकूमत को नुकसान पहुंचाने के लिए जज्बातियात में सड़कों पर आना या असेंबली से रिजाइन करना, ये अभी ना करें। शाहज़ाद साहब, ये शतरंज का खेल है, ये कुश्ती नहीं है कि एक मिनट में आप अपने हरीफ को चार शाने चित गिरा देंगे। आप ये जो गुज़श्ता 3-4 साल से जो मुल्क में जो हो रहा है, यानी इसके नतीजे में कुछ हालात पैदा हुए हैं, कुछ उसके नताइज हैं जो हमारे सामने आए हैं। बाज़ कुव्वतें कमज़ोर हुई हैं, बाज़ ताकतवर हुई हैं। तो अगर इनको यकसर आप नज़रअंदाज कर दें और अपनी सफ़ों में तरतीब पैदा ना करें और अपनी कमज़ोरियों की तरफ तवज्जो ना करें, तो फिर कैसे होगा कि आप आसानी से उस मंजिल पे पहुंच जाएं जो आपके दिल में बस रही है या जो आपकी निगाहों में बस रही है। तो एक अपोजिशन को सोचना होगा और गौर करना होगा। अगर आप देखें कि जब टिकट जारी किए जाते हैं हमारी जमातों में, तो उस वक्त क्या कंसिडरेशंस होती हैं, किस कुमाश के लोग जो हैं वो टिकटें ले लेते हैं, और कारकुन जो हैं, आजमूदा कारकुन, वो खड़े रह जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून में कोशिश हुई थी कि जावेद हाशमी साहब को टिकट दिया जाए, लेकिन सुनी नहीं गई। फिर इरफान सिद्दीकी साहब का नाम आया, तो उसमें फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस पर तैयार नहीं हुए। तो ये अगर आप इसी तरीके से नापसंदीदा अनासर जो हैं उनको पसंदीदा बनाएंगे और कमज़ोर लोगों को सर आंखों पर बिठाएंगे, तो फिर आपको खुद ही उनके नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो ये ऐसा मामला नहीं है कि आप देखिए, फ्रैक्चर तो एक दिन में हो सकता है, लेकिन उसका इलाज एक दिन में नहीं हो सकता। उसके लिए एक सब्र करना पड़ेगा और तवज्जो करनी पड़ेगी।
मतलब आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए भी एक हाई ग्राउंड मिला है, हुकूमत को एक नया पॉलिटिकल कैपिटल मिला है, हुकूमत को ऑपोजिशन की विकेट पर शिकस्त दी है हुकूमत ने, तो उसके बाद हुकूमत के पास एक मौका है, ये नुक्ता है कि जिसमें वो ये सोचे कि अब हमने अपनी गवर्नेंस पर और अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी है, क्योंकि पिछले 10-11 माह में वाज़े तौर पर लगा है कि हुकूमत की ऑपोजिशन पर तवज्जो ज़्यादा है, अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो कम है, ऑपोजिशन के केसेस और फिर जो मीडिया पर बयानियां हैं उस पर फोकस ज़्यादा है। तो ये ऐसा नुक्ता है, ये जो ग्राउंड मिला है हुकूमत को और पॉलिटिकल कैपिटल मिला है कि अब अपनी गवर्नेंस पर फोकस करें बजाय इसके कि ऑपोजिशन पर फोकस करें। देखें, ये हुकूमत जो है अब मेरा ख्याल इससे बालतर हो गई है कि उसकी अखलाकी साख क्या होगी और क्या नहीं होगी। वो भी यही समझते हैं कि जंग में और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ है, और ये जो पावर गेम है उसको आप बाई हुक और क्रुक वो जीतना चाहते हैं। ये एक बड़ा एक अच्छा मंजर नहीं है, लेकिन हकीकत यही है। और इमरान खान साहब से ये तवक्को रखनी कि वो पीछे हटेंगे बहुत मुश्किल काम है। मेरा ख्याल वो इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और जो जो उनकी मुश्किलात पैदा होंगी या मुश्किलात सर उठाएंगी, वो अपोजिशन की सरकोबी जो है उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे और लोगों की तवज्जो उसी तरफ मबजूल कराने की कोशिश करेंगे। और अभी 1 साल जो गुजरा है उनका, उन्होंने इसी रवश को अपनाया है और आइंदा 1 साल में भी नज़र नहीं आता कि वो इस पर नज़रसानी करेंगे। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब एक तरफ ऑपोजिशन कह रही है कि अपनी अपनी पार्टी में हम इस बात को इन्वेस्टिगेट करेंगे, बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि कौन सा सेनेटर था जिसने पार्टी की बात नहीं मानी। साथ ही नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने आज ये भी कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग के तजर्बे के बाद ऑपोजिशन सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार से मुताल्लिक तरामीम की तरफ जाएगी। यानी अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि सीक्रेट बैलेटिंग, खुफिया बैलेटिंग की वजह से ही हॉर्स ट्रेडिंग की हौसला अफजाई होती है, क्योंकि कल सबके सामने ऑपोजिशन के 64 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। फिर जब खुफिया राय दही की बारी आई तो ये तादाद कम होकर 50 रह गई। इस नाकामी के बाद ऑपोजिशन खुफिया राय शुमारी से मुताल्लिक तरामीम लाने की बात कर रही है। दूसरी तरफ माजी में खुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी सीक्रेट वोटिंग को पार्लियामेंट की तौहीन करार दे चुके हैं। 2 फरवरी 2015 को इमरान खान ने ट्वीट किया था कि सेनेट इंतखाबात के लिए सीक्रेट बैलेटिंग पार्लियामेंट की तौहीन है और जमाती जमहूरियत की नफ़ी है। यानी पाकिस्तान में एक तवील अरसे से ये बहस हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, सीक्रेट बैलेटिंग पर भारत में भी बहस होती रही है। भारत में राज्य सभा के इंतखाबात के लिए ये एतराज़ उठाया गया कि खुफिया राय दही करप्शन का रास्ता खोल देती है। इसलिए भारतीय पार्लियामेंट ने राज्यसभा यानी सेनेट के इंतखाबात के तरीक़ाकार से मुताल्लिक 1999 में कमेटी बनाई, जिसने रिपोर्ट तैयार की और ये सिफारिश की कि खुफिया राय शुमारी से करप्शन का रास्ता खुलता है, इसलिए खुलेआम राय शुमारी से मुताल्लिक जायजा लेना चाहिए। जिसके बाद भारत में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कामयाबी के साथ पार्लियामेंट में जो ओपन बैलेटिंग सिस्टम का बिल मुतारिफ करवाया, जिसमें यह उसूल रखा गया कि कोई भी कानून साज अपना वोट डालने से पहले पार्टी के मुतालिका पोलिंग एजेंट को अपना वोट जाहिर करेगा और फिर उसे बैलेट बॉक्स में डालेगा। ऐसा ना करने की सूरत में उसका वोट ज़ाया तस्वुर किया जाएगा। इस बिल को बाद में भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और कहा गया कि इससे आज़ादी इजहार राय मुतासिर होगी, जो जमहूरियत की असास है। मगर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को कसरत राय से मुस्तरद किया और फैसला सुनाया कि अगर खुफिया राय शुमारी करप्शन का जरिया बनती है तो रोशनी और शफाफियत इसको ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। दिलचस्प बात यह है कि 2014 में भारतीय इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा के इंतखाबात में नोटा का ऑप्शन रखा, जिसका मतलब है नन ऑफ द अबव, यानी आप किसी को वोट ना देने का इख्तियार भी रख सकते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी मुस्तरद कर दिया था और हिदायत की थी कि यह उसूल सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शंस पर लागू होता है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी अगर सदर को हटाना हो, जिसके लिए लफ्ज़ इम्पीचमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस अमल में अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अपने सदर पर गद्दारी, रिश्वतखोरी और दीगर बड़े जराइम पर कार्रवाई शुरू कर सकता है। इस हाउस का कोई भी रुकन अपने सदर के खिलाफ ये इल्ज़ामात लगा सकता है, जिस पर कार्रवाई के लिए हाउस की अक्सरियत दरकार होती है। और अगर अक्सरियत इन इल्ज़ामात को दुरुस्त करार देती है तो फिर ये मामला अमेरिका के सेनेट के पास चला जाता है और फिर सेनेट अपना फैसला सुनाती है। इस पूरे मामले में खुफिया राय शुमारी नहीं होती। मगर ये बात भी दुरुस्त है कि बड़ी जमहूरियतों में सीक्रेट बैलेटिंग खुफिया राय शुमारी भी होती है। तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है, उसमें खुफिया राय शुमारी भी होती है। बरतानिया तक में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो इन तमाम मामलात को देखते हुए पाकिस्तान को किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में इस किस्म की वोटिंग होती है और जिन जमातों को शिकस्त होती है तो इल्ज़ाम लगते हैं, शफाफियत पर सवालात उठाए जाते हैं, खरीदो फरोख्त की बातें की जाती हैं
और कल से यह सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। अब एक बार फिर कानून साजी की बातें की जा रही हैं। सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। पिंडैत के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, अब इस सूरत हाल से निपटा जाए, अब खुफिया बैलेटिंग के खिलाफ बात की जा रही है कि ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारा तो दस्तूर में बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाबात के अलावा बाकी तमाम इंतखाबात जो इस दस्तूर के तहत होंगे वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। ये आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है। इंडिया में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में ये लिखा हुआ है, लेकिन बाकी इलेक्शंस के बारे में कोई दस्तूर में कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो वो अज्यूम कर रहे थे कि ये जो स्पीकर के इलेक्शन है या जो सेनेट के उनकी राज्यसभा के इलेक्शन है वो भी सीक्रेट बैलेट से होंगे, लेकिन उसमें दस्तूर खामोश था। तो रूल्स का मामला था, फिर एक एक्ट बना और उस एक्ट में उन्होंने तरमीम कर दी, क्योंकि वहाँ पे भी बड़ी शिकायत थी कि मेंबर्स जो है वो अपनी पार्टी को वोट देने के बजाय प्रेशर में या लालच में या पैसे लेके और करप्शन रीज़न बताई गई। तो वहाँ पे फिर एक तरमीम की गई कि ये अब ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शन होगा। उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया और कहा कि ओपन बैलेट के ज़रिए अगर ये करप्शन रुक सकती है और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए तो ये बहुत अच्छा है। तो अब वहाँ ओपन बैलेट के ज़रिए ही इलेक्शन होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब वो जो वहाँ की सूबाई असम्बलियाँ या लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ हैं, जब वो उसके मेंबर वोट देते हैं राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट करने के लिए, तो वो पार्टी के जो नॉमिनेशन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें अपना बैलेट पेपर दिखाते हैं कि देखिए मैंने आप पार्टी को वोट दिया है, और अगर वह ना दिखाएं तो उनका वोट इनवैलिड हो जाता है। तो इंडिया ने तो इसको ऐसे हैंडल किया है, लेकिन कई दूसरे मुल्कों के अंदर तो इस बारे में सीक्रेट बैलेट से काम चल रहा है और कभी कोई सवाल नहीं हुआ। इंग्लैंड में बल्कि ये भी हुआ कि स्पीकर का जब इलेक्शन होता है हाउस ऑफ कॉमन्स का, तो दूसरी दफ़ा वो इलेक्शन के मौके पे इलेक्शन ही नहीं कराते, वो एक असम्बली के अंदर एक रेजोल्यूशन मूव कर देते हैं और स्पीकर को री इलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल हर मुल्क के अपने मामलात हैं। अगर ओपन बैलेट से हम इन मसलों को हल कर सकते हैं तो हमें कर लेना चाहिए। लेकिन कल का जो मामला था वो तो बहरहाल एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का था, और उसकी मुझे कहीं नज़ीर नहीं मिलती कि किसी मुल्क में वो ओपन बैलेट के ज़रिए हो रहा हो। इलेक्शन ऑफ द स्पीकर हो, इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन सेनेट हो या उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, वो तो बहरहाल सीक्रेट बैलेट के ज़रिए से ही होता है और मेरे ख्याल में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया महबूब साहब। कह रहे थे कि इलेक्शन का मामला अलग है, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला है तो वो सीक्रेट ही होना चाहिए, जो कि कल भी हुआ था। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद हम पर बात करेंगे। जाली अकाउंट्स केस में नैब तहकीकात कर रहा है। गिरफ्तारियां हो रही हैं जिनमें अहम नाम शामिल हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर कई अहम शख्सियात को भी हिरासत में लिया हुआ है और उनके खिलाफ रेफरेंसेस भी दायर हो रहे हैं। और अब नैब का दावा है कि जाली अकाउंट्स केस में उसे अहम कामयाबियां मिलना शुरू हो गई हैं। गिरफ्तार अफराद प्ली बार्गेन कर रहे हैं और वादा माफ गवाह भी बन रहे हैं। गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान प्ली बार्गेन कर चुके हैं। आज एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस से मुतालिक गैर कानूनी ठेकों के केस में एहतसाब अदालत ने हरेश नामी शख्स की प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इस हवाले से आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जज मोहम्मद बशीर की अदालत में समाअत हुई। इस मौके पर जज मोहम्मद बशीर ने मुल्जिम हरेश से पूछा कि आप पर इल्ज़ाम क्या था, जिस पर मुल्जिम ने जवाब दिया कि उस पर गैर कानूनी ठेका और गैर मयारी मटीरियल लगाने का इल्ज़ाम था। इस मौके पर केस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि ठट्टा अर्बन वाटर सप्लाई के 39 मिलियन के चेक यानी तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख रुपए के चेक दिए गए थे। रॉयल इंटरनेशनल नाम के चेक सिंध बैंक गोल मार्केट ब्रांच कराची के जाली अकाउंट में चले गए। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक ये वो अकाउंट है जो अब्दुल गनी मजीद ने तस्लीम भी किए हैं। मजमूई तौर पर 5 करोड़ 96 लाख रुपए का गबन किया गया था, जिसमें से 3 करोड़ 92 लाख रुपए जाली अकाउंट्स फ्रीज करके बरामद कर लिए गए हैं और बाकी रकम प्ली बार्गेन से वसूल कर ली गई है। एहतसाब अदालत ने तफ्तीशी अफसर के इस बयान के बाद मुल्जिम की प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उसे रेफरेंस से बरी कर दिया। नैब के दावे के मुताबिक ये दूसरा प्ली बार्गेन है जो 5 दिनों के दौरान की गई है। इससे पहले जाली अकाउंट्स केस में नैब ने 30 जुलाई को बड़ी कामयाबी का दावा किया था और बताया था कि सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी के गैर कानूनी ठेकों के केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान ने 2 अरब
12 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन कर ली। नैब के मुताबिक जाली अकाउंट्स केस में यह पहली रिकवरी है। इस हवाले से वजीर आजम के मोमन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने भी नैब और JIT की कारकर्दगी की तारीफ की और ट्वीट किया कि जाली अकाउंट्स में 2 अरब 10 करोड़ रुपए की पहली रिकवरी अहम ब्रेक थ्रू है। एक मुलजिम ने प्ली बार्गेन किया है और सिंध में ओमनी ग्रुप के कई मामलात में से एक में धोखाधड़ी पर मुश्तमिल मुआहदों में शामिल होने पर अपने जुर्म और किरदार का एतराफ़ किया है। अब ये अहम बात है कि प्ली बार्गेन को नैब अपनी कामयाबी करार दे रहा है और नैब इस मामले को जाली अकाउंट्स केस से जोड़ता है, जबकि इससे पहले इस मामले पर की गई JIT की रिपोर्ट में भी इसके ताने बाने ओमनी ग्रुप के साथ साथ सिंध हुकूमत की आला शख्सियात से जोड़े गए थे। इस हवाले से JIT 2013 से 2018 के दौरान महकमा खजाना सिंध की जानिब से जारी फंड्स मनपसंद ठेकेदारों को ठेके देने की तहकीकात कर चुका है और नैब को मजीद तहकीकात की सिफारिश भी की थी। JIT ने नूरियाबाद पावर कंपनी से मुतालिक भी तहकीकात की थी और अपनी रिपोर्ट में इस मंसूबे से मुंसलिक कंपनियों का ताल्लुक जाली अकाउंट से जोड़ा था। JIT ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि टेक्नोमैन काइनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी कोई माली हैसियत नहीं थी, इसे जालसाज तरीके से सिंध हुकूमत की तरफ से ठेका दिया गया और फिर ये कंपनी जाली अकाउंट्स और ओमनी ग्रुप से मिलने वाली रकूम को मुल्क और बैरून मुल्क मनी लॉन्डर करती रही। JIT के दावे के मुताबिक इस पूरे मामले में सिंध हुकूमत, आसिफ जरदारी ग्रुप और ओमनी ग्रुप का गठजोड़ शामिल था। JIT ने इसकी मजीद तफसीलात बताते हुए रिपोर्ट में दावा किया कि तहकीकात के दौरान पता चला है कि जाली अकाउंट्स के जरिए 56 करोड़ रुपए को ओमनी ग्रुप के मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के अकाउंट्स में डाला गया और बाद में ये रकम सरमायाकारी के तौर पर टेक्नोमैन काइनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में डाल दी गई। जब ये बात सामने आई तो JIT ने टेक्नोमैन काइनेटिक्स के मामलात का मजीद जायजा लिया, जिस पर पता चला कि टेक्नोमैन काइनेटिक्स सिंध हुकूमत के लिए तवानाई के मंसूबों के लिए काम करती है। JIT ने दावा किया कि टेक्नोमैन काइनेटिक्स कंपनी ने एक ऐसे फ्रंटमैन के साथ मिलकर जो हुकूमत और ओमनी ग्रुप के दरमियान मामला चलाने का जरिया था, जरदारी और ओमनी ग्रुप इंटरप्राइज के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा JIT ने सिंध हुकूमत की तरफ से टेक्नोमैन काइनेटिक्स कंपनी को नूरियाबाद पावर कंपनी से के इलेक्ट्रिक को बिजली की फराहमी के लिए ट्रांसमिशन लाइन का ठेका देने की भी तहकीकात। इस हवाले से JIT ने दावा किया कि टेक्नोमैन काइनेटिक्स कंपनी हुंडी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने की वजह से सिंध हुकूमत के लिए 2015 तक इतनी पसंदीदा बन गई थी कि इसने ना सिर्फ अपने तजर्बे के जाली लेटर बनाए बल्कि ठेके हासिल करने के लिए जाली बोली लगाने वाले भी बनाए ताकि वो नूरियाबाद पावर कंपनी से के इलेक्ट्रिक तक 85 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन का ठेका हासिल कर सके। JIT के दावे के मुताबिक नूरियाबाद पावर कंपनी की पैदावारी सलाहियत 100 मेगावाट थी, जिसे नेशनल ग्रिड में मुंतकिल करने के लिए सिर्फ 7 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन दरकार थी, लेकिन इसके लिए 85 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन बनाई गई। ये ठेका जल्दबाजी और PC1 के बगैर दिया गया। इब्तिदाई ठेके की लागत 1 अरब 27 करोड़ रुपए थी, जो बाद में इजाफे के बाद 1 अरब 90 करोड़ रुपए कर दी गई। JIT की रिपोर्ट के दावे के मुताबिक टेक्नोमैन काइनेटिक्स कंपनी ने सिंध हुकूमत और ओमनी ग्रुप की मिली भगत के साथ हुंडी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। JIT ने इसकी तफसीलात बताते हुए दावा किया कि 53 करोड़ रुपए की रकम 2014 में जाली अकाउंट्स में से ओमनी ग्रुप की मुख्तलिफ कंपनीज और डायरेक्टर्स के अकाउंट्स में डाली गई और बाद में ये रकम टेक्नोमैन काइनेटिक्स कंपनी लिमिटेड के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई, जिसके नूरियाबाद पावर कंपनी में 53% शेयर्स हैं। JIT ने तहकीकात के दौरान पता लगाया कि टेक्नोमैन काइनेटिक्स को यह ठेका एक चाइनीज कंपनी को साथ मिलाने की बुनियाद पर मिला, जबकि उस चाइनीज कंपनी की जाती तौर पर कोई माली हैसियत ही नहीं थी और ना इस चाइनीज कंपनी ने कोई रकम सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी में शामिल की थी। JIT रिपोर्ट के मुताबिक जो 53 करोड़ रुपए की रकम जाली अकाउंट से मुंतकिल होकर टेक्नोमैन काइनेटिक्स के अकाउंट में डाली गई थी, इसके साथ मजीद 3 करोड़ रुपए मिलाकर ओमनी ग्रुप ने इक्विटी के तौर पर इस रकम को सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी में मुंतकिल किया। जब ओमनी ग्रुप का इस मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं था, उसके बावजूद मुंतकिल किया। यानी JIT के दावे के मुताबिक जिस कंपनी ने सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी का ठेका हासिल किया और बाद में उसकी ट्रांसमिशन लाइन का भी ठेका हासिल किया, उसका वजूद ही जाली अकाउंट्स के पैसों से हुआ। और जिस चाइनीज कंपनी की बुनियाद पर टेक्नोमैन काइनेटिक्स ने ठेका हासिल किया, इस चाइनीज कंपनी ने सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी के मंसूबे में भी कोई रकम नहीं डाली और ओमनी ग्रुप, जिसका कोई ताल्लुक इस पावर कंपनी से नहीं था, उसने 56 करोड़ रुपए की रकम इक्विटी के तौर पर डाल दी। यानी JIT अपनी रिपोर्ट में कहना चाहती है कि टेक्नोमैन काइनेटिक्स ओमनी ग्रुप की फ्रंट कंपनी है और सिंध हुकूमत के साथ ओमनी ग्रुप ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। JIT ने अपनी रिपोर्ट में इसकी तफसीलात बताते हुए दावा किया कि 2012 और 2013 के दरमियान ओमनी ग्रुप ने
टेक्नोमेन काइनेटिक्स के डायरेक्टर आसिफ महमूद और आरिफ अली को सामने रखा और दुबई में 2 ऑफशोर कंपनियां बनाई। एक कंपनी का नाम पावर इक्विटी इन्वेस्टमेंट और दूसरी का नाम टेक्नोमेन काइनेटिक्स LLC रखा गया। GIT रिपोर्ट के मुताबिक टेक्नोमेन काइनेटिक्स LLC के जरिए सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी के सामान के लिए $33 मिलियन मुंतकिल किए गए थे। साथ ही GIT ने दूसरी कंपनी पावर इक्विटी इन्वेस्टमेंट से मुतालिक बताया कि इसके शेयर्स 2014 में अनवर मजीद और अली कमाल मजीद को ट्रांसफर कर दिए गए, जो इस बात की तस्दीक है कि ये दोनों गैर मुल्की कंपनियां ओमनी ग्रुप की फ्रंटमैन कंपनियां हैं। GIT ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि खुर्शीद जमाली नामी शख्स, जिसे सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी लिमिटेड और सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी लिमिटेड 2 के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नामजद किया गया था, वो सिंध में तवानाई के तमाम मंसूबों के लिए सिंध हुकूमत और ओमनी ग्रुप के दरमियान राबते का जरिया था। वो जाली अकाउंट से फ़ायदा हासिल करने वालों में से भी थे और उन्हें इनाम के तौर पर 2013 में सिंध एंग्रो कोल माइनिंग का चेयरमैन भी बनाया गया था और उसकी समरी की बुनियाद पर सिंध हुकूमत के 3 सरकारी एहलकारों को 1-1 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया गया था। GIT के दावे के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने न सिर्फ खुर्शीद जमाली की समरी की बुनियाद पर सरकारी अफसरान के लिए रकम जारी की, बल्कि खुर्शीद जमाली को भी 1 करोड़ रुपए दिए थे। GIT ने इस मामले का खुलासा करते हुए तज्जिया दिया कि सबूतों से वाज़ेह तौर पर जाहिर होता है कि टेक्नोमेन काइनेटिक्स कंपनी ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर अवाम के पैसे हुंडी के जरिए मनी लॉन्डर किए। GIT ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि यह मामला जामे तहकीकात और इंक्वायरी के लिए नैब के सुपुर्द किया जाए ताकि वो एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर सके और इस जुर्म में मुलव्विस लोगों को सजा दिलवा सके। ये थी GIT की वो रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया कि नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट में जाली अकाउंट से रकम इस्तेमाल हुई और मनी लॉन्ड्रिंग की गई। GIT की रिपोर्ट की रोशनी में नैब ने इस केस की तहकीकात के दौरान खुर्शीद जमाली, आसिफ महमूद और आरिफ अली को रवा साल मई में गिरफ्तार किया था। दौरान समाअत आसिफ महमूद और आरिफ अली ने प्ली बार्गेन की दरख्वास्त की थी, जिसकी चेयरमैन नैब के बाद एहतसाब अदालत ने भी मंजूरी दे दी थी। और अब आज जाली अकाउंट से मुंसलिक सिंध हुकूमत की तरफ से मनपसंद अफराद को गैर कानूनी ठेकों के केस में गिरफ्तार हरीश नामी शख्स ने भी प्ली बार्गेन कर लिया है, जिसका मतलब यह है कि मुल्जिमान ने अपने जुर्म को तस्लीम किया है। लेकिन इसके साथ अहम सवाल यह भी है कि जिन लोगों ने एतराफ़ जुर्म किया उन्होंने तो प्ली बार्गेन कर लिया, मगर अभी इसका ताल्लुक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप के साथ जुड़ना बाकी है कि कैसे ये नेटवर्क साबिक सदर के लिए काम करता था। इस सब पर बात करेंगे वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर से एक ब्रेक के बाद। एक के बाद एक प्ली बार्गेन हो रहा है, ये मामला कहाँ जाएगा? मिर्ज़ा शहजाद अकबर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप मामले खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के बराए एहतसाब। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब। जाली अकाउंट्स केस के हवाले से ज़ाहिर प्ली बार्गेन पर प्ली बार्गेन हो रहा है, मगर एग्जैक्टली ये केस किस सिमत में जा रहा है? क्या वाक़अतन जो लोग गिरफ्तार हुए, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हो, ओमनी ग्रुप हो, उस सिमत में जा रहा है? देखिए शाहज़ेब, ये जो ओवरऑल सिनारियो नज़र आ रहा है कि इस केस के अंदर एक तो ऑलरेडी रिकवरीज भी शुरू हो गई हैं और फिर जो एविडेंस और अप्रूवर की स्टेटमेंट्स और प्ली बार्गेन, ये तमाम प्रोसिक्यूशन के केस को मुस्तहकम कर रही हैं। तो मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो कि JIT कराची वाले फेक अकाउंट के केसेस थे, उसके अंदर केस अब फर्दर जो जिसकी प्रोसिक्यूशन वर्दीनेस मैं समझता हूँ पहले भी काफ़ी थी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने की वजह से, लेकिन जितने भी इसके अंदर सहूलतकार थे उनकी अप्रूवर्स की स्टेटमेंट्स, प्ली बार्गेन के एग्रीमेंट्स, वो भी प्रोसिक्यूशन के वर्जन को स्ट्रेंथन करते हैं। तो इसमें बेहतरी ही नज़र आ रही है कि प्रोसिक्यूशन ना सिर्फ सक्सेसफुल होगी बल्कि रिकवरी भी करेगी। यहाँ मैं ये भी कहता चलूँ कि ये जो 2.1 बिलियन की प्ली बार्गेन है, ये नैब की हिस्ट्री में किसी एक अक्यूज से सबसे बड़ी प्ली बार्गेन है और ये इस पूरे केस का एक छोटा सा हिस्सा था जिसने ये प्ली बार्गेन की है। तो इसमें जब बाकी लोग सामने आते हैं तो काफ़ी रिकवरीज भी होने की उम्मीद है। मगर इस सारे के सारे मामले में अब अहम बात यह है कि जब सवाल उठता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, हमने भी किया, तो वो कहते थे कि जी क्या बिजनेस करना गुनाह है और सिंध हुकूमत ने कोई फ़ायदा नहीं दिया ओमनी ग्रुप को, अगर वो जरदारी साहब के दोस्त हैं भी तो। अब क्या इस्टेब्लिश हो रहा है कि जो बिजनेस इंटरेस्ट थे ओमनी ग्रुप के उनको फ़ायदा हुआ? ये जो इस वक्त प्ली बार्गेन हुआ या केस आगे बढ़ा है, वो ये चीज़ अब इस्टेब्लिश कर रही है? तमाम केसेस से जो सेंट्रल कैरेक्टर है, देखिए
ओमनी ग्रुप या अनवर मजीद इटसेल्फ, उनकी क्या पॉलिटिकल वेटेज थी कि वो इतने बड़े पैमाने पे एग्रीमेंट्स को अप्रूव भी करवा देते, सब्सिडीज़ भी दिलवा देते, पावर प्लांट्स के भी ठेकों में उनकी मावनत करते। तो जो JIT की रिपोर्ट अगर आप उसको देखें, जो उनकी सिंथेसिस रिपोर्ट थी, वो यही कहती है कि एक पूरा निज़ाम सिंध में लागू था 10 साल के लिए, जिसको वो जरदारी निज़ाम कहते हैं, और उस निज़ाम में हर चीज़ जो थी वो सबसर्विएंट थी इस निज़ाम की, और हर काम जो हो रहा था उसका इवेंचुअली बेनिफिट एक शख्स को जा रहा था। तो वो जो एक चीज़ होती है, जो कि मैं कानून का एक तालिब इल्म भी हूँ, एक प्रोसिक्यूशन थ्योरी की एक चीज़ होती है। तो यहाँ तो प्रोसिक्यूशन थ्योरी इन तमाम अप्रूवर्स और प्ली बार्गेन के एग्रीमेंट से प्रूव हो रही। ये वाइट कॉलर क्राइम है। वाइट कॉलर क्राइम का जो सबसे बड़ा एक इशू होता है कि उसके अंदर बहुत सारे कटआउट्स पैदा किए जाते हैं, रास्ते में रुकावटें पेश की जाती हैं कि आप असल मुल्ज़िम तक डायरेक्ट एविडेंस से ना पहुंच सकें। तो उसका तरीक़ाकार ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में यही है कि बहुत सारे शवाहिद जब एक ही चीज़ की तरफ निशानदेही करते हैं, जिसको corroboration कहते हैं, वो जब सामने आती है तो फिर अदालत इस नतीजे पे पहुंच सकती है कि इसका असल अल्टीमेट बेनिफिशरी कौन था, और जिन लोगों को बेजा फ़ायदा हुआ वो फ़ायदा पहुँचाने की हैसियत भी किसकी थी और पहुँचाया भी किसने था। तो वो पूरी पिक्चर जो पेंट की गई थी उस JIT की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, वो अब इन तमाम इंडिविजुअल केसेस में प्रूव होती नजर आ रही है। मगर प्रूव इस तरीके से होती नजर आ रही है कि ये जो जाली अकाउंट्स हैं वो अगर ओमनी ग्रुप से मुंसलिक हो रहा है, फिर ओमनी ग्रुप आसिफ जरदारी साहब से मुंसलिक हो रहा हो, क्योंकि माजी में भी बहुत हुआ कि आसिफ जरदारी साहब गिरफ्तार हुए, इल्जामात लगे, और अब वो उसी माजी को ताने के तौर पर बताते हैं कि हमारे साथ माजी में भी विक्टिमाइजेशन ही हुई है। तो ये सब कुछ क्या ताने बाने आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ इस वक्त जा रहे हैं, वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कनेक्शन तो उनसे साबित हो रहा है। उन केसेस में दो तरह के कनेक्शंस हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर जरदारी साहब डायरेक्टली हैं, जिस तरह ये आइकॉन वाला केस है, इसके अंदर उनके ही एक फ्रंटमैन के अकाउंट में, जिसका बज़ाहिर कोई बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, एक वो एग्रीमेंट करता है और जॉइंट वेंचर करता है और उसके अकाउंट में पैसे आते हैं और फिर डायरेक्टली उसके अकाउंट के पैसे से निकल के जरदारी साहब ही जायदाद की ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। तो वो तो उस केस में उनको साफ ज़ाहिर मिल जाता है। फिर उसके बाद सिंध गवर्नमेंट के वो लोग कि अगर कोई सेक्रेटरियल लेवल का था या मिनिस्टर था, तो वो लोग भी सारे इसमें को-एक्यूज साइट हुए हैं। देखिए इसमें जो मैकेनिज्म बना है, JIT रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म भी था कि ये तमाम मामला नैब को दे दिया गया, और नैब इसमें जितने रेफरेंसेस तफ्तीश मुकम्मल होती है वो फाइल करती जाएगी। तो अब वो वाला सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें मरहलावार इसमें इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हो रही हैं, बिकॉज नैब ने भी इसके अंदर तमाम चीज़ों की मुख्तलिफ टीम्स बना दी हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन उनको तफवीज़ कर दी गई है। जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और जिसमें नैब दोबारा से एविडेंस गैदर कर लेता है, चूँकि हमारे वो कानून शहादत की भी एक रिक्वायरमेंट है कि आप JIT के एविडेंस के ऊपर डायरेक्टली रिलाई नहीं कर सकते, आपको अपना एविडेंस खुद से गैदर करना पड़ेगा। तो वही एक समझें कि कार्रवाई दोबारा से हो रही है। तो जूँ होती जाती है वो केसेस फाइल भी हो रहे हैं और पिक्चर्स सामने वाज़े नज़र आ रही है। तो इसमें मेन कैरेक्टर जो जरदारी साहब हैं, इनकी हमशीरा हैं, बाकी सिंध हुकूमत के जो ओहदेदार थे, एक केस में चीफ मिनिस्टर सिंध भी हैं, तो उन सब के ऊपर भी जो घेरा है वो बिल्कुल तंग हो रहा है। क्योंकि वो अगर आप JIT की पूरी वो स्कीम ऑफ थिंग्स देखें, इसीलिए जब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी उस वक्त से मैं कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा सीरियस, अगर आप इसको सिर्फ एक सियासी अंदाज से लेके इसको टालना चाहें तो और बात है, लेकिन एक सीरियस कानूनी मसला है जो आपको दरपेश है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक JIT बनी, उसने इन्वेस्टिगेशन की और उसके नतीजे में ये मामलात नैब को सौंपे गए और वहाँ से ये मुख्तलिफ केसेस की सूरत में आपके सामने आ रहे हैं। तो ये सीरियस कानूनी मसाइल हैं जिनसे ये तमाम क़यादत दो चार है और इनका कानूनी तौर पे सामना करना पड़ेगा। सियासी तौर पे तो आप कोई भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन कानून में, अदालत में तो सबूत चलते हैं। मिर्ज़ा अशरफ अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो जो लिंक है वो कह रहे हैं कि वो इस्टेब्लिश हो गया है कि सिंध हुकूमत ने ओमनी ग्रुप को फ़ायदा पहुँचाया, ओमनी ग्रुप आसिफ जरदारी साहब को फ़ायदा पहुँचा रहा था। ये पूरा का पूरा लिंक जाली अकाउंट्स के इसमें बकौल मिर्ज़ा शहजाद अकबर के इस्टेब्लिश हो रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर इस पर बात करेंगे। मरीम नवाज शरीफ को नैब के बाद अब FIA ने भी तलब कर लिया है, मगर मरीम नवाज शरीफ FIA के सामने पेश नहीं हुई। उन्होंने FIA से वक्त मांग लिया है। FIA ज़राए के मुताबिक जज अरशद मलिक की शिकायत पर मरीम नवाज शरीफ को कल तलब किया था, मगर वो पेश नहीं हुई।
FIA ने आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भी तलब किया था, मगर वो भी पेश नहीं हुए। जबकि FIA ने 31 जुलाई को नून लीग के रहनुमाओं ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल को भी तलब किया था, मगर जराये के मुताबिक अब तक कोई नून लीगी रहनुमा FIA के सामने पेश नहीं हुआ है। जराये ने दावा किया है कि FIR में नामजद तमाम नून लीगी रहनुमाओं को अलग अलग तारीखों को तलब किया गया है। मरियम नवाज और दीगर नून लीगी रहनुमाओं से वीडियो के हवाले से तहकीकात की जाएंगी। ये वो वीडियो है जो 6 जुलाई को मरियम नवाज ने जारी की थी और फिर 15 जुलाई को जज अरशद मलिक ने FIA से शिकायत की और फिर 24 जुलाई को FIA ने FIR दर्ज की। FIR के मुताबिक जज अरशद मलिक ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें नशा आवर चीज़ खिलाकर उनकी वीडियो बनाई गई और उन्हें ब्लैकमेल किया गया। इसके अलावा एक और अरशद मलिक ने FIR में शिकायत की कि नून लीग की आला क़यादत ने टेम्पर की गई वीडियो चलाकर उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और इदारे और एहतसाब के अमल के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ब्लैकमेलर्स ने एहतसाब के अमल को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की। ब्लैकमेलर्स मुख्तलिफ मुलाकातों में खुफिया तौर पर मेरी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करते रहे और ब्लैकमेलिंग के जरिए उन्होंने मुझसे ऐसे अल्फाज ज़बरदस्ती कहलवाने की कोशिश की जो उनके हक में जाते हों। जज अरशद मलिक ने FIR में मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, शाहिद हसन अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, राना तनवीर, उस्मा बुखारी और हुसैन नवाज को नामजद किया है और अब इन तमाम अफराद को FIA तलब कर रही है। ये बहुत अहम मामला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को अपनी समाअत में जज अरशद मलिक की वीडियो के मामले में कई सवालात उठाए थे। साथ ही अदालत ने FIA को 3 हफ्तों में रिपोर्ट तैयार करने का कहा हुआ है, जिसमें से 1 हफ्ता गुजर गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्तान वीडियो बनाने वाला मुलजिम मियां तारिक गिरफ्तार है और ये वो वीडियो है जिसके हवाले से अरशद मलिक ने कहा कि उन्हें नशा आवर चीज़ें खिलाकर वीडियो बनाई गई थी। जबकि अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मियां तारिक के पास एक नहीं जज अरशद मलिक की बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो क्या जज अरशद मलिक बार बार नशा आवर अद्वियात उन्हें खिलाकर बार बार उनकी वीडियो बनाई गई, ये सवाल उठता रहा। जबकि वीडियो स्कैंडल और इसके किरदार नासिर जंजुआ ने अदालत से उबूरी जमानत ली हुई है। अब FIA नून लीग की क़यादत को तलब कर रही है। मरियम नवाज ने ये वीडियो दिखाई थी, नून लीग की क़यादत साथ बैठी हुई थी, ये कहकर कि साबित हो गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ केस को किस तरीके से मैनेज किया गया, फैसला करवाया गया, इसे नवाज शरीफ को रिहा किया जाए। मगर अब खुद नून लीग की क़यादत और मरियम नवाज को की इस वक्त FIA की तरफ से तलबियाँ हो रही हैं। नुमाइंदा खुसूसी जाहिद विशकोरी हमारे साथ मौजूद। जाहिद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? बिल्कुल, दोबारा कल से ही जो सीनियर 7 रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उनको कल से दोबारा फिर बुलाने का फैसला किया गया है। हमारे ज़राए का ये दावा है कि बुध के रोज़ को दोबारा मरियम नवाज शरीफ को नोटिस इशू किया जा रहा है और जुमे को दोबारा शहबाज शरीफ को, जबकि 8 तारीख को यानी कि जुमेरात को ख्वाजा आसिफ को, राना तनवीर को भी, उस्मा बुखारी को, परवेज रशीद को और एहसन इकबाल को नोटिस दोबारा जारी किए जा रहे हैं। जबकि आज शहबाज शरीफ को नोटिस जारी किया गया था, आज के लिए वो नहीं आ सके और मरियम नवाज को कल के लिए किया गया था। इससे पहले एहसन इकबाल को और ख्वाजा आसिफ को 31 तारीख में किया गया था। इन चारों ने FIA को ये बताया है कि वो अपने वकला से मशावरत करेंगे, उसके बाद उन्हें कुछ दिन दिए जाएं, इसलिए दोबारा अगले हफ्ते नोटिस इनको किए जा रहे हैं। जबकि इसके अलावा और सीनियर 5 लोग हैं, उनको भी नोटिस इशू हो सकते हैं और साथ ही ये 160 CRPC के तहत इनको नोटिस भेजे गए हैं। इन पर जो FIA में जो तमाम तर एक FIR काटी थी 16 तारीख को पी का 2016 का जो सेक्शन 24, 21, 20 और 13 थे, उनके तहत उनको बुलाया गया है क्योंकि जज अरशद मलिक ने एक FIR दरखास्त देकर कटवाई थी जिसमें इन लोगों को नामजद किया गया था। बहुत शुक्रिया इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे, पेश होते हैं या नहीं होते, ये मामला किस तरफ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ बैठकर ये कहा था कि खुद नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा है कि मसला कश्मीर को हल करा दो, सालिसी का किरदार अदा करो। भारत ने ये बात मुस्तरद कर दी थी। आज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा फिर पेशकश की है। अब सदर ट्रंप कह रहे हैं अगर पाकिस्तान और भारत चाहें, और इमरान खान और मोदी दोनों की तारीफ करते हुए कहा कि मैं ये मसले में हल कर सकता हूँ अगर दोनों चाहें। अब भारत ने ये पेशकश भी मुस्तरद कर दी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया। शाह साहब, पहले भी ट्रंप ने कहा, भारत ने मुस्तरद कर दिया, अब फिर बात की है और आज ही उन्होंने मुस्तरद कर दी है और कहते हैं कि नहीं जी, हम तो पाकिस्तान के साथ मिलकर बायलैटरल बुनियादों पर हल करेंगे। आपने पिछले इंटरव्यू में हमसे कहा था कि भाई हमारे साथ बायलैटरल बैठ जाओ, अगर किसी की सालिसी नहीं चाहिए, उसके लिए भी तैयार नहीं है भारत। तो फिर ये मामला आगे कैसे बढ़े? भारत तो तैयार ही नहीं है।
देखिए, इससे दो चीजें जाहिर होती हैं। एक तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने दोबारा उस चीज को दोहरा दिया और अपनी सालसी की पेशकश की, दोबारा उसकी ऑफर को दोहरा दिया, क्योंकि आपको इल्म में है कि भारत से इस किस्म के पैगाम आ रहे थे कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। दूसरी बात ये है, इससे जाहिर ये होता है कि उनकी बात ये ज़हननशी हो गई है कि अगर इस खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम होना है तो उसके लिए मसला कश्मीर का हल होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ी पेचीदगी है, एक बहुत बड़ी रुकावट है, और जिस तरह से ये मसला बिगड़ता जा रहा है और जो अब मुख्तलिफ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ चुकी है, हाउस ऑफ कॉमन्स कश्मीर ग्रुप की रिपोर्ट आ चुकी है, ब्रसल्स की हेयरिंग्स की रिपोर्ट आ चुकी है, तो इससे जाहिर होता है कि मसले की पेचीदगी है। और अब जो नई जो कुमक भेजी जा रही है और अब जो एक बहस चल निकली है कि आईन में तरमीम की जाएगी, डेमोग्राफिक चेंज के लिए सोचा जा रहा है, स्पेशल स्टेटस को हटाया जाने के बारे में सोचा जा रहा है, तो उससे पूरे खित्ते में, कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में बिलखसूस एक तशवीश की लहर है। तो उन हालात में ये उनका कहना इलेक्शन के लिए, सालसी के लिए तैयार है, तो मैं समझता हूँ कि एक हौसला अफजा चीज़ है। साथ में बताइएगा, ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान आए हुए हैं, उससे पहले वज़ीर आज़म वापस आए, पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठी, अब ज़ल्मे खलीलज़ाद आए हैं जो कि नुमाइंदा खुसूसी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, अमेरिका के, अफ़गानिस्तान के हवाले से। तो किस हद तक बात आगे बढ़ रही है? क्योंकि माइक पोम्पियो का तो स्टेटमेंट आया कि 2020 तक बहुत सारी फ़ौजें निकालना चाहता है अमेरिका, और उसके बाद इवेंचुअली ज़ाहिर इनखला चाहता है। देखिए, ज़ल्मे खलीलज़ाद से फॉरेन ऑफिस में भी मुलाकात हुई और फिर मिनिस्टर साहब से भी वो मिले और उन्होंने अपना जो एनालिसिस है, जो सूरत हाल है, उसके बारे में आगाह किया। मैं समझता हूँ कि वो जो गुफ्तगू उनसे हुई हौसला अफजा थी, वो उम्मीद थे। यकीनन मुश्किलात थी हैं, डिट्रैक्टर्स हैं, लोग ऐसे भी हैं जो स्पॉयलर्स हैं, जो नहीं चाहेंगे ये पेशरफ्त आगे हो, लेकिन उसके साथ साथ पेशरफ्त दिखाई दे भी रही है। और खुदा करे अब इस्लामाबाद से उन्हें दोहा जाना था, दोहा की उनकी नशिस्त जो है वो सूदबंद रहे और जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उस पे बात करीब पहुंच जाए। मतलब अगर आपको ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है कि अमेरिका को इनखिला भी मिल जाए और खित्ता डिस्टेबलाइज भी ना हो और पाकिस्तान के उस पर असरात भी ना पड़े, क्योंकि कुछ भी हो सकता है अनफॉर्चुनेटली। देखिए, हमारी तो कोशिश है कि माजी की गलतियां न दोहराई जाएं। माजी में क्या हुआ, जब एक मकसद पूरा हो गया तो अमेरिका ने वहाँ एक खला छोड़ दिया और उस वैक्यूम को फिर मुख्तलिफ लोगों ने फिल किया और फिर एक कि वहाँ जो अफरा तफरी की कैफियत थी, वो जो सिविल वॉर की अनार्की की शक्ल अख्तियार की, वो किसी के लिए मुफीद नहीं थी। माजी की गलतियों को सामने रखते हुए हमें मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करनी है कि जब इनखला हो भी सही, एक वो ऑर्डरली तरीके से हो, रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो, और उसके बाद एक ऐसा अरेंजमेंट हो जिससे कि चीज़ें जिसमें कोई खाना जंगी का अंदेशा ना हो और स्टेबिलिटी जो है और जो इस्तेहकाम है, अमन है, वो डिस्टर्ब ना हो। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर के दिन मुलाकात हो जाती है। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई, फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।